आगे बढ़ते हैं। कराची की अहम शाहरा फैसल नर्सरी के करीब कसीरुल मंजिला कमर्शियल इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड के 12 फायर टेंडर्स और 2 असनारगर्स ने हिस्सा लिया। इमारत पर नस्ब साइन बोर्ड की वजह से आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। महकमा फायर ब्रिगेड ने इमारत आग लगने की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक आग इमारत की में 9 फ्लोर पर भड़की थी। आग के जुज़वी तौर पर ऊपरी मंजिलों पर लगने की वजह एनाफ्लेक्स थी। इस हवाले से ताज़रीन सूरत हाल क्या है जानने के लिए बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, आगाह कीजिएगा, इब्तदाई रिपोर्ट में मजीद क्या क्या बताया गया है? जी बिल्कुल। फायर ब्रिगेड काम के हवाले से बताया जा रहा है कि शाहरा फैसल पर वाकई इमारत में जो गुज़श्ता रात आग लगी थी उसकी जो रिपोर्ट है वो मुरतब कर ली है। महकमा फायर ब्रिगेड ने इमारत में लगने वाली आग की जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक आग इमारत में मेज़नाइन फ्लोर में भड़की थी और उसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था। आग इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर भी जो है भड़की थी, जिसमें जो वहाँ पर पेनाफ्लेक्स था जो कि साइन बोर्ड लगा हुआ था उसके जरिए टॉप फ्लोर तक जो है पहुंची, जिसके बाद आग इमारत की 9वीं और 10वीं मंजिल तक भी पहुंची। बताया जाता है कि आग के शोले इतने बुलंद थे कि आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। जो शहरी वहां से गुजर रहा था उसने अपने मोबाइल में वो मंजर जो है सेव किया है। आग लगने के बायस इमारत की उन मंजिलों को जो है नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि आग लगने से ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो गया है। रिपोर्ट जो मुरतब की गई है उसमें बताया गया है कि आग लगने की जो वजूहात हैं उसका ताहाल तयन नहीं किया जा सका, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो आग लगी है वो मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। ताम इसमें मजीद जो है तहकीकात की जा रही है। शाहजेब हुसैन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत का ताज़ा तरीन अहवाल हमें अपडेट कर रहे थे। अब मजीद बात करेंगे। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, मजीद क्या क्या बताया गया है? इमारत का दौरा करने के लिए कोई आया है? कराची की अहम तरीन शाहरा फैसल पर गुज़िश्ता रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या बुलंद बाला इमारत नर्सरी स्टॉप के करीब जो कायम है वहाँ पर पेश आया था, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है ज़ख्मी आया, वो भी जो है यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है जिसने पहली मंजिल से जो है अपनी जान कूद कर जो है बचाई है। वो इस वक्त जो है जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर शैलीला जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं जिना अस्पताल की, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो नीम बेहोशी की हालत में है और वो उसकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है। ताहम इस वाक़े के हवाले से मैं बताऊँ तो मेरे कैमरामैन शारिद रज़ा इस तरफ दिखाएं, ये वो बुलंद बाला इमारत है। 15 से 16 मंजिला ये इमारत है जिसमें आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था जिसको तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया था चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से। फिर उसके बाद शहर भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। मुतल्लिका इदारे यहाँ पहुँचे, पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, जबकि साथ साथ रेस्क्यू अमले की टीमें जो है यहाँ पर पहुँची थी। उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इस इमारत में निजी कंपनी के दफातर मौजूद थे जिनकी इमलाक को जो है नुकसान पहुँचा है। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि इस इमारत के बाहर बहुत बड़ा पेनाफ्लेक्स जो कि साइन बोर्ड जिसको कहते हैं वो लगा हुआ था, जिसमें आग लगी और इस आग ने जो है पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। और आग इतनी खौफनाक थी जिसके जो शोले थे वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस 12 फायर टेंडर 2 स्नारकल की मदद से जो है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल भी जो है मुकम्मल कर लिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जाए हादसा का दौरा किया, रात गए और मुतालिका इदारों से इस वाक़े का नोटिस लेते हुए उनसे रिपोर्ट तलब की है। यहाँ पर रात गए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और साथ ही साथ जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जाए हादसा का मायना किया। यहाँ पर मुख्तलिफ निजी कंपनीज़ के दफातर मौजूद थे जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। निजी बैंक के दफ्तर को नुकसान पहुँचा है। इसी तरीके से निजी कोरियर कंपनी है उस दफ्तर में भी जो है नुकसान पहुँचा है, जैसे हमने मायना किया है अंदर उनको भी जो है नुकसान पहुँचा है। ताहम ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कितने लागत का नुकसान हुआ है। ताहम इब्तिदाई तौर पर देखा जाए तो जो है नुकसान। अपडेट करने के लिए बल्दिया उस्मा कराची के ज़रिए तमाम चलाए जाने वाले कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की मुलाजमा 5 साल से मुसलसल खिदमात फ्राहम करने के बावजूद तनख्वाह से महरूम है। वजह क्या है जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची के जो मुलाजमीन हैं वो कई किस्म के जो इंतज़ामी अमूर के हवाले से मसाइल हैं उससे दो चार हैं। ख़ास तौर पे उनकी तनख्वाहों की अदायगी का मामला हो तो ये भी मुश्किलात से दो चार दिखाई देता है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में भी ऐसा ही एक केस सामने आया है। यहाँ पे एक ग्रेड की एक आया थी साइमा नाज, अरसा 5 साल से इन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मई 2017 से इनकी तनख्वाह बंद है, जबकि ड्यूटी ये प्रॉपर अंदाज में कर रही हैं। साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फरमाइएगा, आपकी ये तनख्वाह है उसकी बंदिश क्यों हुई? मैंने 1 माह की छुट्टी की थी जिसकी एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन लेके तो उन्होंने रख ली, लेकिन उसके बाद दूसरे मंथ में मेरी सैलरी नहीं आई। जब मैं उनसे पूछने गई मेरी सैलरी नहीं आई तो वहाँ किसी को पता ही नहीं है सैलरी आई क्यों नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि कब से ये तनख्वाह आपकी बंद है और जब आप छुट्टियों से वापस आईं क्या वो छुट्टी आपने इजाज़त लेके की थी? और साथ में ये भी बताइएगा कि जब आप छुट्टियों से वापस आईं तो अब आप ड्यूटी कर रही हैं या नहीं? जी, मैंने इजाज़त लेके छुट्टी की थी और छुट्टियों से वापसी आके मैं ड्यूटी भी कर रही हूँ प्रॉपर, लेकिन 5 साल हो गए मेरी सैलरी अब तक नहीं आई है। और अब जब 5 साल के बाद सैलरी का मसला हल हो रहा है तो पता चला 4 माह की सैलरी आई थी 2017 के 4 महीनों की, जो मुझे मिली नहीं है। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक अमल सामने आया है। शफ़ी लासी हमारे साथ मौजूद हैं, सरपरस्त आला हैं KMC पीपल्स लेबर ब्यूरो के। शफ़ी साहब, ये तो गबन हो गया है, एक खातून को उसका हक़ 5 साल से नहीं मिल रहा है और जो सैलरी रिलीज़ भी हुई वो कोई और ले गया, क्या मामला है? जनाब, ये हमारे पास आई थी, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। जब हमने इसकी तहकीकात की तो ऐसे अनगिनत केसेस मौजूद है। जो पेशीट क्लर्क वहाँ अमला बाकायदा तौर पर मुलविस है। जमील फारूकी साहब से भी मुलाकात की, उनको तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया। उन्होंने कहा कि भाई जो कानून कहेगा तो हम उसके पर चलेंगे, जो लीगल डिपार्टमेंट लिख के देगा, अगर नौकरी ख़त्म हो गई तो हो गई। बिल्कुल जुडिशरी इंक्वायरी की जाए कि वो मुलाजमीन जो कि ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उनकी तनख्वाहें कौन खा रहा है, उनके वाजिबात उस कौन गबन कर रहा है, ये इंक्वायरी करने का किया गया है शफ़ी लासी की जानिब से। जी, शहर के एक्सपो सेंटर में ITIF का मेला जारी है। इंटरनेशनल ट्रेड इंडस्ट्रियल नुमाइश के आखिरी रोज़ सुबह से ही शहरियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मज़ीद बताएंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल एक्सपो सेंटर कराची में ITIF नुमाइश का आज आखिरी रोज़ है और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही छुट्टी के दिन का फ़ायदा उठाते हुए शहरी जो है वो नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल मसनूआत हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं आप यहाँ पर आए हैं ITIF में, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की जो बिलखुसूस जो प्रोडक्ट्स हैं और जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से आपकी क्या राय है और ये एग्जीबिशन जो मुल्क की इस वक्त इकॉनमी उसके लिए कितनी ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के यहाँ पे आने का और इस चीज़ को उजागर करने का लोगों के लिए। पहली बात तो ये कि जिस तरह यहाँ पे कोलैबोरेशन चल रही है फॉरेनर्स की और हमारी लोकल्स की, उससे जो हमारी लोकल इंडस्ट्री वो काफ़ी ऊपर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ज़्यादातर आपको दिख रही होंगी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें, जैसे आप देख ही रहे हैं कि आजकल इंपोर्ट बंद हुई है। उस वजह से उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन रही है। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं कि हम लोकल भी चीज़ें बना सकते हैं। जिस तरह के फ़ॉरेन से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं वही चीज़ें हम मेड इन पाकिस्तान भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा माशाल्लाह सेटअप रहा यहाँ पर और लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेप इन हुए हैं और काफ़ी। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान की जो कंपनीज़ हैं जो इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बिल्कुल उसी क्वालिटी के मुताबिक तैयार करने की सलाहियतें रखती हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? पहले तो ये मामला बहुत ज़्यादा ख़राब थे, मगर अब अल्लाह का शुक्र है जिस तरह लोगों ने मशीनरीज अपनी वहाँ से इम्पोर्ट करी हैं, इम्पोर्ट करने के बाद उस हिसाब से उस लेवल के ऊपर हम अब आना शुरू हो गए। आप ये नहीं कह सकते कि एप्पल टू एप्पल चल रहे हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत फ़र्क है उनमें और हम में, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैच कर पा रहे हैं, उनको कम्पीट कर पा रहे हैं अब हम। डू यू थिंक इस तरह की एग्जीबिशन होती रहनी चाहिए? डेफिनेटली 101%। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिनका कहना है कि इस तरीके की एग्जीबिशन जो है वो होती रहनी चाहिए और बिलखुसूस इनका कहना है कि पाकिस्तानी जो कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से जो मशीनें तैयार की जा रही हैं वो मशीनें जो हैं वो आला क्वालिटी की भी हैं और इस तरीके की एग्जीबिशन से मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज़ की जो मशीनें हैं आलात हैं उनके हवाले से आगाही हासिल करने में इस तरीके की एग्जीबिशन जो है वो बड़ी मावन साबित होती हैं। जी, अब आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद ने फोकल पर्सन इम्तियाज़ भुट्टो के हमरा अबुल हसन अस्फहानी रोड पर सस्ते सब्जी बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया। ये सस्ता बाज़ार सराय की विमेन एसोसिएशन की जानिब से कायम किया गया है, जहां इंतहाई कम कीमत पर सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं। सस्ती सब्जियों का स्टॉल अबुल हसन अस्फहानी रोड पर साबरी पार्क के बाहर लगाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट ने चेयरपर्सन सराय की विमेन एसोसिएशन करम अख्तर, एंकर पर्सन अख्तर शाहीन, रिंद और दीगर के हमरा फीता काट कर सस्ते सब्जी स्टॉल का इफ्तिताह किया। रमज़ानुल मुबारक में सस्ती
सब्जियों की फ्राहमी के लिए लगाए जाने वाले स्टॉल को एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद ने इंतहाई काबिल तकलीद करार दे दिया। छुट्टी के रोज़ बाहर नाश्ता करना शहर कायद के बासियों का मामूल बन गया है। शहरियों ने संडे को फंडे बनाने के लिए आज भी फैमिलीज़ के साथ बर्न्स रोड पर नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया है। मज़ीद बताएंगी वहाँ पर मौजूद हमारी नुमाइंदा अक्सा। जी बिल्कुल, शहरियों ने अपने इतवार के दिन का आगाज़ कुछ यूँ किया है कि नाश्ते के लिए होटलों का रुख किया है। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंस रोड पर, जहाँ जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद अपनी फैमिली के साथ नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। मेरे साथ यहाँ पे खातून मौजूद हैं जो अपनी फैमिली के साथ आई हुई हैं, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताएं कि इतवार के दिन आई हुई हैं, घर पर कामों से फुर्सत मिली आपको? जी बिल्कुल, फुर्सत है, जब ही तो आए नाश्ता करने। तो आप मुझे बताएं कि इतवार के दिन की रूटीन क्या होती है आपकी? इतवार के दिन बच्ची का ऑफ होता है स्कूल, तो देर में उठना, फिर मासी भी नहीं आती, काम वाम खुद करना, तो बहुत देर हो जाती है सब चीज़ों में और बंदा थक भी बहुत जाता है। इसलिए उन सब चीज़ों से जो है हमने भी ऑफ लिया है और यहाँ आके नाश्ता कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। A1 बेकरी का नाश्ता आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम किया है लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जी हम आपको बात करवाएंगे, यहाँ पर एक छोटी सी बेबी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि संडे के दिन वो कितने बजे उठती हैं। आप मुझे बताओ, संडे के दिन आप क्या करती हो? मैं संडे के दिन खेलती हूँ अपना। जी बिल्कुल, तो आपने सुना कि इनका कहना है कि संडे के दिन जो है ये खेलती हैं, मस्ती करती हैं, अपना दिन जो है वो पूरे तरीके से एंजॉय करती हैं। शहरी इसी तरह जो है वो अपना छुट्टी का दिन मनाते हैं, फैमिलियाँ मिलके बैठती हैं, साथ जो है वो समंदर जाती हैं, पार्क जाती हैं, छुट्टी के दिन को एंजॉय करती हैं। जी, सूरज ने आंखें दिखाई तो शहर कायद के बासियों ने गर्मी से निपटने का हल निकाल लिया। छुट्टी के रोज़ शहरियों ने गर्मी भगाने और एंजॉय करने के लिए साहिल का रुख कर लिया। मज़ीद बताएंगी वहाँ पर मौजूद हमारी नुमाइंदा राबिल अशरफ। जी बिल्कुल, आज इतवार का रोज़ है और शहर कायद के बासी बड़ी तादाद में रुख करते हैं साहिल समंदरों का। और जाहिर है कि शहर कायद में जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। शहर का पारा बहुत डिग्री जो है 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है दोपहर के औकात में। तो फैमिलीज़ भी यहाँ पर बड़ी तादाद में साहिल समंदर पर आई हुई हैं। और इसी तरह हमारे साथ एक मर्द हज़रात मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं जो अपने छोटे से बच्चे को यहाँ पर समंदर पर इंजॉयमेंट करवा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। भाई, आज इतवार का रोज़ है और शहर कायद में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो अपने फैमिलीज़ को एंजॉय करने के लिए साहिल समंदर से बेहतरीन जगह कोई नहीं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एकदम सही कहा बाजी आपने, इससे अच्छी कोई जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। कहीं पे आप और जगह पे चले जाओ किसी भी जगह पे तो वहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं। सिर्फ एक यही जगह है जहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, इसी वजह से बच्चे को लेके आए। और आपको पता है कि लाइटें कितनी जा रही है, अभी भी घर पर लाइट नहीं है, इसी वजह से इनको यहाँ पर लेके आए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना घर पे लाइट नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ना चार्जेस है बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा साहिल समंदर दिया गया है कि आप पूरा घूमें। और इतवार के रोज़ तो जो है बड़ी तादाद में शहर कायद के बासियों ने रुख करा है साहिल समंदरों को और अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर इंजॉयमेंट कर रहे हैं। जी, और महंगाई के सबब पंक्चर लगाने वालों ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। शहर में मोटरसाइकिल का पंक्चर 80 से बढ़कर 100-150 रुपये तक लगाया जा रहा है। काविश मेमन इस पर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखें बढ़ती हुई महंगाई के सबब अब कराची शहर में जो पंचर मालकान हैं उन्होंने गाड़ियों और मोटरसाइकिल के जो पंचर हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। क्या वजूहात हैं? दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कितने रेट बढ़ चुके हैं और मज़ीद कितना इजाफा हो सकता है? सर जी, पहले तो मतलब तकरीबन 100 रुपये था, अब 120 रुपये तक चला गया है। मतलब 70 का पंचर जो है वो जो है 100 रुपये का चला गया और 125 का जो है वो 150 रुपये तक चला गया। और मतलब गुजारा जो है नहीं हो रहा है, मजबूरी है, मतलब महंगाई ज़्यादा है, बिजली महंगी है, तो ये है कि इस पे जो है ना मतलब हाँ जी भी निकालनी है सर। और ख़ास तौर पे चाय, यही चाय 20 रुपए की मिलती थी, अब 50 रुपए की मिल रही है। तो हम अगर कमाएंगे तो चाय भी पिएंगे ना, खाना भी खाएंगे, ठीक है ना। कमा के लेके जाएंगे तो बच्चों को भी खिलाएंगे, ठीक है ना। तो महंगाई सबके साथ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पंचर मालकान हैं और जो आम शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। पंचर मालकान का ये कहना है कि जो मोटरसाइकिल का पंचर 80 रुपये में लगता था वो अब 100 से 120 तक पहुँच गया है और जो पंचर 150 का था वो 200 की सतह पर पहुँच गया। इसी तरीके से अगर गाड़ियों के पंचर की बात की जाए तो वो भी 250 की सतह पर पहुँच चुके हैं। दुकानदार शदीद परेशान है, कहते हैं कि महंगाई के सबब जो मजदूर हैं उनकी दिहाड़ी निकालना भी मुश्किल हो चुका है। जी,
चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र डीएसपी ईदगाह ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को इकदाम की हिदायत कर दी। खत लिखकर सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत दे दी है। पुलिस के मुताबिक कराची में चीनी बाशिंदों पर हमले का खतरा है। ये चीनी बाशिंदे सैंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए काम करते हैं। पुलिस की जानिब से मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को लिखे गए खत में नेशनल रोड KMC पर वर्कशॉप पर हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने का भी कहा गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मरदमशुमारी पर एतराज़ात दोहरा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने दो टोक कहा कि अगर मरदमशुमारी पर सिंध हुकूमत के एतराज़ दुरुस्त ना हुए तो स्पोर्ट हटा लेंगे। ऐसी सूरत हाल पैदा ना करें कि मरदमशुमारी को कबूल ना करें। ऐसी मरदमशुमारी चाहते हैं जिस पर किसी को एतराज़ ना हो। खतरा के पास बस अब आ जाएगा कि इस इलाके में, इसलिए आप शनाख्ती कार्ड पूछ रहे हैं ना, और जो कह रहे हैं नहीं है उसका लिख रहे नहीं है और उसका रीजन दे रहे हैं क्या या नहीं बनाया है, जो भी, या मैं अहल नहीं हूँ, वो आप लिखते हैं। नादरा से कहें कि जो भी अहल है जाके उसका शनाख्ती कार्ड बनाओ। आप पूरे पाकिस्तान में 6 महीने दो उनको बने कि वो एक एक जगह जाए, उनका शनाख्ती कार्ड बनाए, उनके बच्चों की बे फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करें। आपके पास एक डायनामिक पॉपुलेशन आ जाएगी हर वक्त के लिए। टाइम लगाए ना, एक काम करें अच्छी तरह करें। जरूरी कि आप हर दफे खराब काम करें जिसमें कोई यकीन ना करे। जब उसमें 6 महीने लगे, जो टाइम भी लगे, वो हो जाए मुकम्मल, उसके बाद आप सेंसस का ऐलान करें जिसमें पूरी डिटेल होगी कि जी पाकिस्तान में 300 मिलियन लोग हैं, जिसमें से 120 मिलियन अडल्ट हैं, उन सबके शनाख्ती कार्ड बने हुए, 170 या 75 मिलियन बच्चे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं, लेकिन बे फॉर्म सारे रजिस्टर्ड हैं, और 5 मिलियन आपके पास ऐसे जो शनाख्ती कार्ड के अहल नहीं है और उनका पता हो कहाँ वो रहते हैं। ये डेटाबेस आपके पास कंप्लीट हो, आगे जाके आपकी डायनामिक पॉपुलेशन बनेगी। जब नया बच्चा पैदा हो, आप कवानीन को और सख्त, इस वक्त कवानीन है लेकिन को और सख्त करें, इंश्योर करें कि वो बच्चा रजिस्टर हो, ताकि उसी वक्त पता चल जाए कि जी हमारे मुल्क में आज जो है 2000 की पॉपुलेशन ऐड हुई। अगर कोई डेथ हो उसको भी लाजिम करें कि वो रिपोर्ट हो और नादरा में चला जाए, वो उसी वक्त पता चल जाएगा। और इसमें पेनल्टीज डालें कि अगर मेरे घर में कोई बच्चे की पैदाइश होती है और मैं नहीं बताता 2 या 3 महीने में, तो मेरे ऊपर पेनल्टी डाली जाएगी। अगर डेथ होती है और नहीं रिपोर्ट होता, उसमें जाके आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस इतना ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। और ये मुझे नादरा ने और सेंसस वालों ने कहा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये सब हो सकता है, लेकिन हमें डायरेक्शन चाहिए। अब मैंने वज़ीर आज़म साहब को उस खत की कॉपी दी है, एहसन इकबाल साहब को खत लिखा है परसों, मैं मंडे को उनको फ़ोन करूँगा। और मैंने ये भी कहा, और मैं बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि अगर ये सब नहीं होता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस सेंसस को सूबाई हुकूमत की सपोर्ट हटा देंगे। इसलिए हमें बाद में कहा यह जाता है, वो 2017 में भी आप ही के लोग तो थे जो जाके सेंसस करते थे, वो भाई हमारे लोगों को कोई डेटा नहीं बताते हो, इधर से वो लिखता है, वो इस्लामाबाद चला जाता है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सेंसस ट्रांसपेरेंट हो। कराची में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन की रात बल्दिया टाउन की यूनियन कमेटी 8 में से धांधली का खूब चर्चा हुआ, मगर तमाम सियासी जमातें UC 8 बल्दिया टाउन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर कानूनी फोरम पर नाकाम हुई। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार। बख्शे जनाब आपका। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का सरकारी नतीजा जारी हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अब भी सर फहरिस्त है। इलेक्शन की रात से ही कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के बल्दिया टाउन में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आने लगी थी, धांधली हो रही है, बैलेट पेपर बाहर आ गए हैं। उस सारी जो कहानी है वो UC 8 के अंदर जो है आसिफ मूसा साहब हैं, इनसे मुताल्लिक थी। आसिफ मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई, बड़ी कहानियाँ थी इलेक्शन की रात से आपके लिए। इलेक्शन की रात से ही जो ये मामला शुरू हुए थे, इसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ मूसा के ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहे थे और जो साजिशें उन्होंने तैयार की हुई थी, उस साजिश के तहत ही इन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, वालिदैन की दुआओं से और हमारी क़यादत की मेहरबानियों से कि जिन्होंने हम पे भरोसा किया और हमें ग्राउंड में उतारा, तो आसिफ मूसा ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम किया था। लोगों ने उस काम को, आसिफ मूसा को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। ये जितनी भी जमातें, ये पहले हाई कोर्ट गईं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वहाँ सुरखरू किया आसिफ मूसा को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उसके बाद वो सेशन कोर्ट गए, अल्लाह ताला ने वहाँ भी सुरखरू किया अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ मूसा को। इसके बाद वो इलेक्शन कमीशन गए इस्लामाबाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी कोई वो सबूत पेश नहीं कर सके और अल्लाह ताला ने वहाँ सुरखरू किया। लेकिन वहाँ पर
पीटीआई के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं उनकी रैगिंग पकड़ी गई। उन्होंने एक नवी पब्लिक स्कूल है वहाँ पे 36 वोटों को 736 कर दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको ये कहा कि रैगिंग तो आपने की है और जालसाजी आपने की है, 420 आपने की है। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये हमारा पोलिंग एजेंट लेकर आया है। गए मेरे खिलाफ थे लेकिन पकड़े वो खुद गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है, हम जीत कर आ गए यहाँ पे। तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं हमारे से, तो भरपूर काम भी करेंगे और लोगों के लिए डिलीवर भी करेंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you very ये much. थे आसिफ मूसा बल्दिया टाउन की UC8 से, कि जिनके खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा हुआ, लेकिन बिला आखिर जीत जो है वो उन्हीं की किस्मत में आई और अब वो अवामी खदमत के लिए हर वक्त मौजूद है और कह रहे थे कि अगर क़यादत से लड़ना भी पड़ा अवामी खदमत के लिए तो वो इससे दरेग नहीं करेंगे।